बीच में मुझे खुशी हो रही है, आज हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं यस सिक्योरिटीज से लक्ष्मीकांत शुक्ला जी। लक्ष्मीकांत जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। और मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन सबसे पहले बाजार का ब्यौरा, इस वक्त बाजार की चाल किस तरह की है वो जान लेना बेहद जरूरी है। तो आप देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी हफ्ते के पहले कारोबारी दिन दोनों में गिरावट है। निफ्टी की अगर हम बात करें तो यहां पर आप देखेंगे लगभग 150 अंकों की गिरावट अब यहां पर नजर आती हुई। 26,050 के पास इस वक्त निफ्टी। बैंक निफ्टी 450 अंक टूटता हुआ 59,400 के पास आता हुआ। तो बाजार में जो गिरावट का सिलसिला है वो और ज्यादा गहरा रहा है, यानी कि रिकवरी साइन फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। मिड कैप स्मॉल कैप में बात करें तो आधे से लेके 1% तक की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अगर हम निफ्टी के गेनर्स की बात करें तो आज HDFC लाइफ यहां पर लगभग 1% की तेजी और निफ्टी का टॉप गेनर बना हुआ है HDFC लाइफ। इसके अलावा पूरे आईटी पॉकेट शुरू से लेकर आखिर तक आप देखेंगे तो सिर्फ आईटी सेक्टर का नाम आपको नजर आएगा। रुपी डेप्रिसिएशन जो है वो पूरी तरह से हावी होता हुआ, और आप देखेंगे टेक महिंद्रा, विप्रो, HCL टेक, इन्फोसिस, TCS, ये तमाम स्टॉक जो हैं वो रुपी डेप्रिसिएशन की वजह से सपोर्ट इनको मिलता हुआ चलते हुए। बात करें अगर हम लूजर्स की तो पहला नाम जो है वो पूरी तरह से किसी को भी किसी तरह से हैरानी नहीं होगी, क्योंकि ये है इंटरग्लोब एविएशन। नाम खराब हुआ है इतनी दिग्गज कंपनी का एविएशन सेक्टर में एक लीडर के तौर पर, और आज देखिए लगभग 7.5% टूट गया है ये स्टॉक का। लगातार जिस तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं और कंज्यूमर्स का गुस्सा फूट रहा है, सवाल पे सवाल हो रहे हैं, उसका इंपैक्ट अब इंटरग्लोब एविएशन में और ज्यादा गहराता हुआ। BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 3.5% की कमजोरी, इटर्नल 2.5% गिरता हुआ। JSW स्टील और जियो फाइनेंस में भी आज गिरावट देखने को मिल रही है। अगर हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखें तो जो मॉर्निंग सेशंस थे उससे भी अब नीचे आ चुका है, मात्र 571, 571। जी हां, ठीक सुना आपने, यह है हरे निशान वाले शेयरों की संख्या, यानी कि जहां पर मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है। डिक्लाइंस का पलड़ा जबरदस्त भारी है, 2287, 2287, यह है गिरावट वाले शेयरों की संख्या। तो चाहे इंडेक्स स्तरों पर हो, चाहे हम सेक्टर और स्टॉक स्पेसिफिक का, बाजार में आज पहले ही दिन सोमवार के दिन सुस्ती का आलम। लक्ष्मीकांत जी, जरा बताइए कि इस सुस्त बाजार में क्या रणनीति रखी जाए। प्रशांत जी, गुड आफ्टरनून। जी हाँ, मार्केट में नरमी बनी हुई है। जिस तरीके से आरबीआई में हमें रेट कट देखने को मिले थे फ्राइडे के सेशंस में, अच्छे खासे लॉन्ग बिल्टअप भी देखने को मिले थे, बट उसका जो फॉलो थ्रू बाइंग मोमेंटम मंडे को एक्सपेक्टेड था वो आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। 26,200 अभी भी एक इमीडिएट रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रहा है निफ्टी के लिए। बट अगर हम ओवरऑल मार्केट को देखें तो वहां पर पेन ज्यादा है। मेनली ब्रॉडर मार्केट में स्मॉल कैप और मिड कैप दोनों ही इंडाइसेस अपने 200 SMA के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, और वहां पे हमें बेरिश कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो अभी भी अपने सपोर्ट्स के ऊपर कंसोलिडेशन मोड में निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी का अभी फिलहाल जो इमीडिएट सपोर्ट है वो भी 25,900 से लेकर 25,850 के आसपास है। मुझे लगता है कि एक कंसोलिडेशन मोड में निफ्टी ट्रेड करती हुई दिखाई दे सकती है। फ्रेश बाइंग मोमेंटम 26,200 के ऊपर ही जनरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर निफ्टी 25,200 के ऊपर निकलती है, देन आफ्टर उसका जो लाइफ टाइम है 26,325 वहां तक पहुंच सकती है। अदरवाइज मुझे लगता है कि 25,850 एक अहम सपोर्ट लेवल की तौर पे काम करेगा, और मार्केट निफ्टी अगर जितनी इसके ऊपर रहता है तब तक हम इस ब्रेक थ्रू का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। वहीं पर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने भी अपने जो सपोर्ट्स हैं अभी उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, बट जो फॉलो थ्रू बाइंग मोमेंटम है मुझे लगता है वो 60,100 के ऊपर ही आने की उम्मीद नजर आ रही है। तो मुझे लगता है कि जब तक 60,100 के लेवल्स नहीं टूटते हैं बैंक निफ्टी में, तब तक यहाँ पर भी कंसोलिडेशन फेस में बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। सपोर्ट बैंक निफ्टी का मुझे नजर आ रहा है 59,000 से लेकर 58,900 के आसपास। सो ये ब्रॉडर रेंज है बैंक निफ्टी की। वहीं पर अगर मैं स्मॉल कैप की बात करूं तो स्मॉल कैप अपने एक अहम सपोर्ट को तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। 17,200 का एक अहम सपोर्ट था स्मॉल कैप निफ्टी में, तो उसके नीचे ही फिसलता हुआ नजर आ रहा है।
और जो एक कैंडलस्टिक फॉर्मेशन है वो काफी बेरिश दिखाई दे रहा है। तो फर्दर यहाँ से स्मॉल कैप इंडेक्स में पेन बढ़ सकता है। अब जो नेक्स्ट लेवल है वो अराउंड अभी आता हुआ दिखाई दे रहा है 16,900 के आसपास। तो ये है राय आपको मिलती हुई मार्केट, ब्रॉडर मार्केट हर तरह से। और इन सब के बीच में एक अहम खबर आप अपने स्क्रीन के निचले हिस्से में देख रहे होंगे। इंडिगो में जो परेशानियां यात्रियों को हो रही थी उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, लेकिन इस याचिका में साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर दलील दी है कि चूंकि सरकार ने पहले ही आवश्यक कदम उठा लिए हैं और तमाम तरह से जो है वो कंपनी से सवाल किए जा रहे हैं, रिफंड और बाकी प्रक्रियाओं पर भी लगातार काम चल रहा है, तो ऐसे में तत्काल सुनवाई इस तरह की याचिका पे नहीं की जा सकती। इस याचिका में जो है ग्राउंड स्टाफ के बिहेवियर से लेकर रिफंड और बाकी जो मानसिक परेशानियां हुई हैं खासतौर पे ट्रैवलर्स को, उसका हवाला दिया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को तत्काल सुनवाई से इनकार कर किया है और कहा है कि सरकार आवश्यक कदम पहले ही उठा चुकी है, इसलिए इस याचिका का कोई आधार नहीं है। चलिए, इन सब के बीच में हमारी खबर पर नजर तो रहेगी, लेकिन चूंकि इंटरग्लोब एविएशन मुश्किलों में ही है और लगातार इस तरह की जो परेशानियां हैं वो इस दिग्गज को एकदम करेक्टिव मोड में लाकर रख दिया है। आप ये देखिए 7.5% टूट चुका है इंटरग्लोब एविएशन का शेयर। अगर हम बात करें लगातार जिस तरह से 5-6 दिनों से एक तरह का प्रेशर इस कंपनी ने झेला है और जिस तरह का आउटरीच झेला है खासतौर पे ट्रैवलर्स से, वो पूरी तरह से इसे बैकफुट पर ला रहा है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस की बात करें तो 14.5% लगभग यहाँ पर गिरावट देखी जा चुकी है। तो ये जो करेक्शन है वो और कितना गहरा सकता है, मुश्किलें तो अभी आसान नहीं हुई हैं। इंडिगो अपनी ओर से दलील दे रहा है, लेकिन लक्ष्मीकांत जी से एक राय भी ले लेते हैं। लक्ष्मीकांत जी बताइए, सो कॉज नोटिस जारी किया गया है, शाम 6 बजे तक का वक्त दिया है डीजीसीए ने इस पर जवाब देने के लिए। जिस तरह की चैलेंजेस आए हैं, आपको लगता है कि गिरावट और गहरा सकती है? जी प्रशांत जी, जिस तरीके से खबरें निकल कर आ रही हैं इंडिगो के लिए, उसका सीधा इम्पैक्ट यहाँ पर उस शेयर प्राइसेस पे भी दिखाई दे रहा है। इसमें एक सपोर्ट था 5,000 का, और अगर सुबह का सेशन देखें, आवरली कैंडल देखें, तो वहां से एक रिबाउंड देखने को मिला था। बट वो रिबाउंड स्टेबिलिटी की ओर नहीं पहुंच पाया और उसने अपना जो स्विंग लो था 5,025 का, उसको भी ब्रेक, उसके नीचे अभी ये स्टॉक फिसलता हुआ नजर आ रहा है। अब जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 4,890 का है। जब तक स्टॉक 5,000 के नीचे रहता है तब तक इसमें गिरावट बनी रह सकती है, और आने वाले समय में अगर 4,890 के लेवल्स टूटते हैं तो वहां से फिर 4,650 से लेकर 4,700 के लेवल्स इंटर ग्लोब एविएशन में शॉर्ट टर्म बेसिस पर हमें देखने को मिल सकते हैं। बाद इंटरग्लोब एविएशन की, अब हमारे साथ हमारे लाइव कॉलर जुड़ रहे हैं आज की क्वेरीज लेने के लिए। महेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महेश बताइए, आप कहां से बात कर रहे हैं और किस स्टॉक पर है आज आपकी क्वेरी? अलवर से बोल रहा था मैं जी, अलवर राजस्थान से जी। मेरे पास डाटा पैटर्न के 200 शेयर हैं 2550 की रेट पर जी। मैंने करीब 5-6 महीने पहले दिए थे जी। और मेरा 1 साल का मुझे व्यू बताइए कि 1 साल में क्या इसका वो रहेगा डाटा पैटर्न का। जी बिल्कुल। लक्ष्मीकांत, डेटा पैटर्न्स आज भी स्टॉक काफी दबाव में है, 5% से ज्यादा की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। हालांकि इन्होंने काफी निचले स्तर पर लिया था तो ये अभी भी प्रॉफिट में ही है, लेकिन पिछले अगर हम 6 महीने की भी बात करें तो स्टॉक ऑलरेडी 12% नीचे जा चुका है। तो यहाँ से अगले 1 साल तक चार्ट्स क्या दिखाते हैं, किस लेवल पर डेटा पैटर्न्स जा सकता है? निष्का जी, डेटा पैटर्न्स का चार्ट देखकर अगर मैं वीकली और मंथली चार्ट देख रहा हूँ तो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन फेज में डेटा पैटर्न्स का चार्ट मुझे दिखाई दे रहा है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि इनका एक साल का व्यू है, तो उस हिसाब से हम इनको होल्ड रखने की सलाह देंगे, क्योंकि अभी भी ये स्टॉक अपने 20 मंथ मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। हालांकि अगर हम वीकली चार्ट्स की बात करें तो वहां पर पिछले 4 हफ्तों से यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। बट अभी अभी भी जो क्रूशियल सपोर्ट है वो अभी भी इसके ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि जब तक डेटा पैटर्न्स 2300 2340 के लेवल्स के ऊपर ट्रेड करता है तब तक हम रिबाउंड का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। और अगर ये इस लेवल्स को रिस्पेक्ट करता है तो हमें एक पुल बैक मूव देखने को मिलेगा। तो यहाँ से मुझे लगता है कि 22,000
900 से लेकर 3000 तक के लेवल्स पुल बैक के तौर पर हमें देखने को मिल सकते हैं। सो अभी फिलहाल जैसा कि उन्होंने बताया इनका 1 साल का व्यू है, तो 2340 के स्टॉप लॉस के साथ डेटा पैटर्न्स को ये होल्ड करके चल सकते हैं। ठीक है, तो आप होल्ड करके चल सकते हैं 2340 के स्टॉप लॉस के साथ। ये थी राय डेटा पैटर्न्स पर अब चलते हैं रविंद्र की तरफ जो हमारे साथ अब लाइव फोन पर है। रविंद्र, गुड मॉर्निंग। बताइए कहाँ से आप बात कर रहे हैं और किस स्टॉक पर आज आपकी क्वेरी है? मैं आसनसोल वेस्ट बंगाल से बात कर रहा हूँ जी। L&T के 300 शेयर मैंने 154 पे खरीदा था जी। अभी मुझे क्या करना चाहिए? कितने समय का आपका नजरिया रहेगा? लंबा समय, 1 साल 2 साल हो सकता है जी। ओके, लक्ष्मीकांत, इन्होंने 154 पे खरीदा है तो ये ऑलरेडी काफी प्रॉफिट में, लगभग डबल इनका पैसा ऑलरेडी हो चुका है। शेयर की अगर हम चार्ट्स की बात करें, इस साल 2025 में स्टॉक 120% ऑलरेडी भाग चुका है। तो आगे चल के 1 से 2 साल के समय में क्या नजरिया रहेगा आपका L&T फाइनेंस को लेकर? किस तरीके के लेवल्स हम टारगेट कर सकते हैं? देखिए, चार्ट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है और मंथली चार्ट्स में भी यहाँ पर हमें कंसोलिडेशन ब्रेक थ्रू मिला था और अभी भी जहां से हमें ब्रेक थ्रू मिला था अभी भी L&T उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इनको होल्ड करके चलना चाहिए, आने वाले समय में भी इसमें पॉजिटिव व्यू रहेगा। हालांकि बाजार की वोलेटिलिटी को देखते हुए इनको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में सजेस्ट करूंगा, जो कि अभी फिलहाल आता हुआ दिखाई दे रहा है 3560 का। तो 1 ईयर के बेसिस पे ये लेवल मेंटेन रहते हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ से आने वाले समय में 4500 से लेकर 4700 के लेवल्स L&T में हमें देखने को मिल सकते हैं। ये थे लेवल्स L&T फाइनेंस के लिए, काफी पॉजिटिव नजरिया चार्ट्स पर भी दिखता हुआ। आपका ब्रेक के बाद इंडिगो की हम बात कर रहे थे। उड़ानों पर आज भी संकट बरकरार है और इससे शेयर 7% से ज्यादा टूटकर निफ्टी का टॉप लूजर बना हुआ है। इंडिगो में आपको क्या करना चाहिए? हमारे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम ने एक खास रिसर्च आपके सामने लेकर आ रहे हैं। वो अभिषेक बताएं, इंडिगो लगातार दबाव, क्या रणनीति रखें? प्रशांत, देखिए लगातार ये शेयर टूट गया है और जैसा कि बता रहे थे कि पिछले 7 सत्र में करीब 17% के आसपास की गिरावट आ गई है, लेकिन 5000 रुपए के एक क्रूशियल लेवल को भी इंडिगो ने तोड़ा है और लगातार हम देख रहे हैं कि फ्लाइट कैंसिलेशंस को लेकर दिक्कतें बरकरार हैं। आज शाम को इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स वो डीजीसीओ को जवाब भी सौंपेंगे कि आखिर इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई कैसे और आगे कंपनी की इसको लेकर प्लानिंग क्या है। राहत थोड़ी डीजीसी से मिली है एफडीटीएल नियम के कंप्लाई करने को लेकर, लेकिन कैंसिलेशन जारी। और पिछले हमने देखा है कि अभी कल खबर आई थी कि 650 करोड़ रुपए का रिफंड भी इंडिगो ने किया है अपने यात्रियों को। तो कमाई तो हो नहीं रही है, ऊपर से ये रिफंड का टेंशन। तो कहीं ना कहीं अब पैसेंजर के साथ साथ प्रॉफिट को लेकर भी टेंशन कंपनी की बढ़ गई है। और जो चुनौतियां हैं इंडिगो के लिए वो ये है कि देखिए यात्री लगातार घट रहे हैं, आगे ये यात्री रिटेन कर पाएगी कंपनी नहीं आएगी, इसको लेकर काफी बड़े सवाल होंगे। दूसरी चीज ये हो रही है कि रुपया जो है ये 90 प्रति डॉलर के नीचे फिसल गया है और निश्चित तौर पर ये इंडिगो के लिए एक और दिक्कत की बात हमने देखा था कि करेंसी डिप्रिशिएशन के चलते जो नतीजे आए थे इंडिगो के वो भी काफी ज्यादा कमजोर आए थे और 2800 करोड़ रुपए का घाटा पोस्ट किया था इंडिगो ने। ETF एयर टर्बाइन फ्यूल ये कॉस्ट भी कंपनी के लिए लगातार बढ़ रहा है। आपको बता दें कि जो पूरा का पूरा जो ऑपरेशनल जो कॉस्ट होता है किसी एयरलाइन को चलाने का, ऑलमोस्ट 40% उसका एटीएफ पर खर्च होता है। और एक चैलेंज ये है कि ब्रोकरेजेस भी धीरे धीरे अब हम इंडिगो को लेकर देख रहे हैं कि उनका भरोसा घट रहा है और लक्ष्य में कटौती की है। सवाल यह है कि आगे इंडिगो को करना क्या होगा। देखिए डीजीसीए के नियमों का पालन करने के लिए 10 फरवरी के बाद पूरी तरह से आपको पालन करना पड़ेगा और अगर पूरी तरह से पालन करना है तो पायलट्स और क्रू मेंबर की जो संख्या है यहां से करीब करीब 20% के आसपास बढ़ानी पड़ेगी कंपनी को। कुछ ब्रोकरेज हाउसेस के एस्टिमेट्स भी आए हैं कि अगर इसको पालन करना होगा तो कंपनी के खर्च में 10 पैसे प्रति किलोमीटर प्रति सीट की बढ़ोतरी होगी। और ये तो बहुत कम लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको प्रॉफिट के नजरिए से देखेंगे तो टोटल प्रॉफिट पर लगभग 25% का हिट आ सकता है अगर कंपनी ने किराए नहीं बढ़ाए तो ये टेंशन है। और हम देख रहे हैं कि ब्रोकरेज का भरोसा घट रहा है। इन्वेस्टेक की तो सेल की राय है, 4040 के टारगेट है, यूबीएस की बाय की रेटिंग है लेकिन 6350 के लक्ष्य हैं। कोटक की एड की रेटिंग जरूर है, हालांकि उन्होंने अपने लक्ष्य घटाए हैं, घटा के 5700 कर दिया है। जेफरीज थोड़ा बुलिश नजर आ रहा है और जेफरीज जो टारगेट है
25 के हैं। तो आगे की राह, ये Q3 के नतीजे ये काफी ज्यादा डिसाइडर होने जा रहे हैं और काफी कुछ चीजें आगे अनफोल्ड होने वाली हैं कि 65% का जो मार्केट शेयर है, क्या इसको कंपनी रिटेन कर पाएगी, विदेशों में जो उड़ाने कंपनियां बढ़ा रही है उस पर आगे क्या और फोकस बढ़ाएगी, मार्जिन को करने के लिए बिजनेस क्लास पर कंपनी ने फोकस बढ़ाया था। पहले हमने देखा था कि हर एयरक्राफ्ट में कुछ सर्टेन रूट्स पर कुछ सीटें बिजनेस क्लास के लिए एलोकेट कर दी थी और लगातार फ्लीट साइज का विस्तार किया था। हाल में हमने देखा था कि A320 एयरबस के लिए भी कंपनी ने ऑर्डर दिए थे 30 एयरक्राफ्ट के लिए। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन ये जो क्योस मचा है अक्रॉस द नेशन, और आप देखिए कि 6 जो मेट्रो शहर हैं वहां पर अगर आप ऑन टाइम परफॉर्मेंस अगर आप कंपनी का देखेंगे तो वो गिर के 20% के आसपास का ही रह गया था और चैलेंजेस आज भी कायम है। और एक और चिंता निवेशकों के लिए कि इस पर अब ब्रोकरेज हाउसेस का भी कन्विक्शन थोड़ा सा डावाडोल होता हुआ नजर आ रहा है। अब विस्तार से ये जानकारी देने के लिए तो लगातार मुश्किलें जो चुनौतियां हैं वो कई फ्रंट पे इंटर ग्लोब एविएशन यानी इंडिगो के लिए नजर आती हुई। बढ़ते आगे और अब अगले कॉलर को अपने साथ जोड़ते हैं। मुकेश हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। मुकेश नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? हेलो जी पूछिए अपना सवाल। अरे नमस्कार सर, मुकेश वाशनी ग्वालियर से बोल रहा हूँ। जी पूछिए अपना सवाल और अपने टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए। जी सर, मेरे पास एनसीसी है, एनसीसी के शेयर हैं जी। 314 रुपए में लिए थे अडवाणी सिंघवी के कहने पर। ठीक है, और कितना समय और देना चाहते हैं? जी कितना समय और देना चाहते हैं? और गणेश कंज्यूमर है मेरे पास करीब 31,322 के रेट पर। इन दोनों का जरा बता दें। ठीक है, गणेश कंज्यूमर तो हमारे लिस्ट में पता नहीं है या नहीं, लेकिन एनसीसी पे जरूर राय दे पाएंगे। एनसीसी 315 के भाव पे खरीदारी है लक्ष्मीकांत जी इनकी, और यहां पर इनको नुकसान भी हो रहा है, ऊपरी स्तरों पर खरीदारी की, लेकिन इतने ऊपरी भाव पे खरीदारी के बाद निकलने का मौका नहीं देखा, ये बड़ा आश्चर्य हो रहा है। लक्ष्मीकांत बताइए क्या राय होगी? देखिए, एनसीसी में जो बेरिश ट्रेंड है वो कंटिन्यू है। वीकली मंथली सभी चार्ट्स पे अगर मैं देख रहा हूँ, वीकली के चार्ट्स पर इसने 200 वीक मूविंग एवरेज भी तोड़ दिए हैं और वहां पर हमें लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन भी बनता नजर आ रहा है। और इतनी बड़ी गिरावट के बाद भी ऐसे कोई रिवर्सल पैटर्न नहीं देखे जा रहे हैं यहाँ पर कि वहां पे इनको होल्ड रखने की सलाह दी जाए। मुझे लगता है अगर शॉर्ट टर्म पुल बैक मूव इनको मिलता है अराउंड दी लेवल्स ऑफ 170 175 के आसपास, तो एग्जिट करने की सलाह रहेगी यहाँ पर। मुझे यहाँ पर फर्दर करेक्शन की उम्मीद है। हालांकि एक इमीडिएट सपोर्ट 159 के आसपास है, अगर उसको होल्ड कर लेता है तो फिर एक शॉर्ट टर्म पुल बैक मूव हमें 170 175 तक दिखाई दे सकता है। तो वहां पर अगर इनको मिलता है तो वो एग्जिट कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अभी भी मुझे ऐसा कोई बेस फॉर्मेशन या टेक्निकल फॉर्मेशन नहीं दिखाई दे रहा है जहां से कोई बड़ा रिबाउंड इनकी कॉस्ट तक जाता हुआ दिखाई दे। तो बड़ा रिबाउंड अनलाइकली है एनसीसी में, और एग्जिट जो है आप 170 के लेवल पर कर सकते हैं, 150 के अराउंड सपोर्ट है। तो ये थी राय एनसीसी पर अब चलते हैं अपने अगले क्वेरी की तरफ जो यूट्यूब से आई है। पंकज लिख रहे हैं केन्सटेक पर इंडिगो के अलावा एक और शेयर जो भारी दबाव में बना हुआ है पिछले हफ्ते से, वो है केन्सटेक। आज भी स्टॉक लगभग 5% नीचे ट्रेड कर रहा है और पिछले 5 दिनों में 24% से ज्यादा की गिरावट हम इसमें ऑलरेडी देख चुके हैं। इनका जो बाइंग प्राइस है 6500 है, जो काफी ऊपर है। अभी जो स्टॉक है 4083 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। तो लक्ष्मीकांत, क्या राय रहेगी केन्सटेक को लेकर, क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, मल्टीपल बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन हमें डेली वीकली चार्ट्स पे दिखाई दे रहा है। अब इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है 3800 के आसपास। सो अगर इनके पास है तो एक बार ये 3800 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करके देख सकते हैं। अगर केन्स टेक्नोलॉजी इसको डिफेंड करता है तो एक शॉर्ट टर्म का रिबाउंड हमें 4800 से लेकर 5000 तक लेवल तक आता हुआ दिखाई दे रहा है। बट उसके लिए इसको 3800 के लेवल्स को डिफेंड करना रहेगा। अगर 3800 के लेवल्स टूटते हैं तो फर्दर करेक्शन बढ़ सकता है। उस दौरान ये स्टॉक 3500 लेवल तक भी फिसल सकता है। जी,
तो ये थी राय केन्स टेक्नोलॉजी पर। 3800 एक वो लेवल है जिसको डिफेंड करना होगा स्टॉक को। अगर वो उसके बीनीथ, उसके बिलो अगर गिरता है तो 3500 तक का भी जा सकता है। तो ये थी राय लक्ष्मीकांत की। थैंक यू लक्ष्मीकांत इसके लिए और सभी क्वेरीज का जवाब देने के लिए। टाइम हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ये था हमारा रैप फर्स्ट सेगमेंट का। अगले सेगमेंट में हमारे साथ जुड़ेंगे राजेश भोसले जी, जो देंगे आपकी सभी क्वेरीज का जवाब। राजेश, थैंक यू आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहले स्टॉक्स पे बढ़ने से पहले एक बार मार्केट पे आपकी राय ले लेते हैं। 26,000 का जो लेवल है वो हमने किसी तरह होल्ड किया हुआ है। 160 पॉइंट्स का कट हम ऑलरेडी निफ्टी में देख चुके हैं। क्या लगता है इस हफ्ते हम ये 26,000 का लेवल होल्ड कर पाएंगे या इसके नीचे भी जा सकते हैं? जी नमस्कार, आफ्टरनून। ओवरऑल अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो मार्केट जो है कंसोलिडेशन मोड में है। लास्ट वीक डेफिनेटली निफ्टी ने न्यू हाई बना था 2600 के ऊपर, बट वो फॉलो अप मूवमेंट नहीं आ रही है। डिस्पाइट अच्छे जीडीपी नंबर्स और रेट कट के बावजूद मार्केट में वो ऑप्टिमिज्म क्रिएट नहीं हो रहा है। अभी अगर आप चार्ट्स स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो 20 EMA को होल्ड कर रहा है, तो एज लॉन्ग 25,850 होल्ड रहता है, थोड़ा सा बाय ऑन डिप की रणनीति रखनी चाहिए। बट यहाँ पे काफ़ी सिलेक्टिव अप्रोच रखना चाहिए क्योंकि डिस्पाइट मार्केट्स ऑल टाइम हाई पे है। अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप्स में देखें तो काफ़ी ज़्यादा सेलिंग देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट स्मॉल कैप इंडेक्स 200 DMA के नीचे भी ब्रीच हुआ है। तो यहाँ पे काफ़ी सिलेक्टिव अप्रोच रखना पड़ेगा एंड बाय ऑन डिप की रणनीति रखनी चाहिए। बट हायर साइड पे कंटिन्यूस प्रॉफिट बुक करना चाहिए जब तक कोई मेजर आउट परफॉर्मेंस या फिर ब्रॉड बेस्ड बाइंग देखने को हमें नहीं मिलती। ठीक है, तो ये है राय आपको बाजार पर मिलती हुई। और अगला सवाल जो है वो बाबूराम जी का हम लेंगे। बाबूराम जी, आवाज मिल रही है क्या आपको? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है, लेकिन इनका जो सवाल है वो जरूर हमारे पास है। रिलायंस पावर के बारे में राय जानना चाहते हैं और इनके पास 4,000 शेयर हैं। इनकी बाइंग प्राइस 47 रुपए की है और पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए, होल्ड करें या बेच दें। राजेश जी, क्या सलाह होगी? मतलब अमूमन रिलायंस पावर के शेयर में लोग काफ़ी ऊपरी स्तरों पर फंसे हुए हैं और वो मौका ढूंढ रहे हैं निकलने का भी, लेकिन कुछ ऐसा रिबाउंड आता है तो थोड़ा सा एक मन में आ भी जाता है कि चलो शायद भाव आ जाए। लगता है आपको कि इस बाजार में या आने वाले दिनों में किसी तरह के उछाल में निकलने की गुंजाइश बनेगी? देखिए, काफ़ी एक वॉलेटाइल हाई बीटा काउंटर है, मार्केट के माहौल के साथ चलता है। जून जुलाई में माहौल अच्छा था तो मार्केट ये काउंटर जो है 36 से 72 लेवल्स तक गया था। अभी माहौल नेगेटिव है तो वापस 32 35 के नीचे ये स्लिप हुआ है। तो अभी भी मोमेंटम जो है नेगेटिव साइड पे है। मेरी सलाह यही होगी कि ये काउंटर जो है अवॉइड ही रखना चाहिए। कोई भी बाउंस आता है तो बाउंस में एग्जिट करने की सलाह होगी। 44 या 43 के लेवल्स आते हैं तो वहाँ पे एग्जिट करना चाहिए। अभी फिलहाल अगर आप देखें तो 32-33 के रेंज में सपोर्ट है। जैसे मैंने हाईलाइट किया, मई में इन्हीं लेवल से एक रैली हुआ था टुवर्ड्स 72, तो उस रैली पॉइंट के आसपास आ रहे तो थोड़ा सा होल्ड रख सकते हैं। बट जैसे मैंने हाईलाइट किया, इस ऐसे काउंटर्स को हाई लेवल्स पे एग्जिट करना ही बेटर रहेगा। ठीक है, तो रिलायंस पावर जैसे काउंटर्स को हाई लेवल पे एग्जिट करने की सलाह। 43 से 44 के लेवल पर आप एग्जिट कर सकते हैं। 32 जो है इनका इस स्टॉक का सपोर्ट लेवल है। राजेश, अब चलते हैं अपने अगले क्वेरी की तरफ जो आ रही है संजय से। सुप्रीम इंडस्ट्रीज पर इनकी क्वेरी है। इन्होंने 40 शेयर खरीदे हैं 3,845 के प्राइस पर और पूछ रहे हैं अब इन्हें क्या करना चाहिए। इन्होंने बाइंग काफी हाई प्राइस पे करी है। स्टॉक कभी 3320 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। पिछले 6 महीने की भी अगर हम बात करें तो लगभग 25% की गिरावट ऑलरेडी इस स्टॉक में आ चुकी है। तो यहां से क्या स्टॉक और नीचे जा सकता है या कुछ अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है? और अगर नहीं दिख रहा है तो किस लेवल पर जो है संजय को एग्जिट करना चाहिए सुप्रीम इंडस्ट्रीज से?
जब देखिए एक वर्टिकल फॉल जो है हमें लास्ट 2 महीने में देखने को मिल रहा है। इंडिकेटर्स थोड़े से ओवरसोल्ड है और कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस जो है इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। अलॉन्ग विद दैट अगर आप देखें तो 2025 में एक रैली स्टार्ट हुई थी फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 3200 के आसपास से। तो उन्हीं लेवल्स को प्राइजेज जो है रिटेस्ट कर रहा है। डेफिनेटली जिस तरीके का माहौल है नियर टर्म में एक फास्ट रिटर्न नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, बट क्योंकि इनकी हाई लेवल्स की बाइंग है फिलहाल के लिए होल्ड करने की सलाह दूंगा। 3200 के आसपास का सपोर्ट है। बाउंस में वापस 3850 4000 लेवल्स आते हैं तो वहाँ पे चार्ट्स को वापस रीचेक करना होगा। तो ये है राय आपको मिलती हुई सुप्रीम इंडस्ट्रीज पर। मोहन का सवाल लेते हैं। मोहन, आप तक आवाज पहुंच रही है? मोहन, चलिए यूट्यूब से सवाल लेते हैं मोहन का। आईटीसी पर राय जानना चाहते हैं। शॉर्ट टर्म का इनका नजरिया राजेश जी, और आईटीसी की इनकी जो बाइंग है वो है 405 की, हाल फिलहाल की इनकी खरीद है। हल्का जो है वो नुकसान आईटीसी में इनको इस वक्त देखने को मिल रहा है। अगर हम देखें पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में तो प्रेशर में ही रहा है आईटीसी का शेयर। पिछले 6 महीने में भी 4.5% जो है वो टूटता नजर आया। इस साल अब तक 16.5% जो है वो लगभग इस पर दबाव हमने देखा है। तो लगातार एक अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है आईटीसी के शेयर में। इनकी बाइंग प्राइस मैं यही कहूंगा इंटरेस्टिंग है, 405 की। जी डेफिनेटली अगर आप एफएमसीजी स्पेस को देखें तो एक अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। बट अगर आप आईटीसी को अगर आप लास्ट 6 मंथ्स के हिसाब से देखें तो हायर साइड पे भी या लोअर साइड पे भी कोई मेजर मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। 390 395 के जोन्स आते हैं, वहां से बाइंग देखने को मिलती है। एंड जब ये 430 440 जोन आता है तो वहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। तो अभी फिलहाल मैं कहूँगा कि 390 395 के जोन में जो है एक सपोर्ट जोन बन रहा है, तो फिलहाल के लिए होल्ड रखिए। एक फ्रंट लाइन हैवी वेट काउंटर है तो होल्ड रखना चाहिए। बट बाउंस में वापस काउंटर जब 430 के आसपास आता है तो वहाँ पे चार्ट्स को रीचेक कीजिए कि इफ मोमेंटम है क्या। अगर मोमेंटम है तो डेफिनेटली होल्ड रखिए, बट अगर मोमेंटम नहीं है तो एक बार शॉर्ट टर्म के हिसाब से जो है पोजीशंस को लाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो 385 रुपीज का जो है सपोर्ट लेवल है और अभी के लिए होल्ड की सलाह राजेश की तरफ से। पर अब रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक की दूसरे साइड जरूर आंसर करेंगे आपकी सभी क्वेरीज और राजेश हमारे साथ जुड़े रहेंगे। निचले स्तरों पर आप देखिए बैंक निफ्टी में जबरदस्त गिरावट, 500 550 अंकों की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है और 59,250 के पास आ चुका है बैंक निफ्टी में भी 170 अंकों से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। 26,000 बहुत ही क्रूशियल लेवल। अब देखते हैं ये लेवल कहीं टूट न जाए। चलिए इन सबके बीच में ऑप्शन की रणनीति लेकर आते हैं ऑप्शंस के चैंपियन में। और हमारे साथ रैली गेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा साहब जुड़ चुके हैं। अजीत जी गुड आफ्टरनून, प्रशांत बात कर रहा हूं। बताइए ऑप्शन की रणनीति इस बाजार में क्या होगी? शुक्रिया प्रशांत देखिए, जिस तरीके से मार्केट में वॉलेटिलिटी बनी हुई है, मींस फ्राइडे के ऑलमोस्ट पूरे मूव को हम नेगेट करने वाले हैं। तो कहीं ना देखिए वॉलेटिलिटी बनी रहेगी बाजार में और इसी के लिए दोनों साइड पे पोजीशनिंग बनाना काफी इंपॉर्टेंट है। तो लॉन्ग साइड पे पोजीशन सबके पास ज्यादातर होगी। अभी HAL मुझे लग रहा है कि जो डिफेंस स्पेस में प्रॉफिट टेकिंग या डिक्लाइन का सिलसिला वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। HAL अपने प्रीवियस स्विंग लोस के पास है। इंडिकेशन ये है कि यहाँ प्रॉफिट टेकिंग और बढ़ सकती है, तो उसको आप प्ले आउट कर सकते हैं पुट के साथ। तो 4300 वाली पुट जो कि करीब 76 के पास ट्रेड कर रही है, इसको लॉन्ग करने की सलाह होगी। 54 का स्टॉप लॉस रहेगा, 120 तक के टारगेट्स रहेंगे। इस पोजीशन में आपका मैक्सिमम नुकसान 3300 रुपए का हो सकता है, जहां पे प्रॉफिट पोटेंशियल करीब 6600 रुपए का है। चलिए, तो ये है राय आपको मिलती हुई HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में। याद रखिए यहाँ पर पुट कॉल आपको खरीदने की सलाह यहाँ पर मिलती हुई अजीत जी की तरफ से। और जिस तरह का बाजार है उसमें इसी तरह की रणनीति कारगर होगी। लेवल्स एक बार फिर से हम रिवाइज करने की कोशिश आपके लिए करेंगे, लेकिन जो भी हमारे पास लेवल्स हैं वो एक बार ज़रूर आपके सामने रख देते हैं। तो आपको जो है वो जो पुट ऑप्शन है वो ख़ास तौर पे ध्यान रखना है HAL का और इस हिसाब से अहम रणनीति आगे बनानी है। चलिए इन सब के बीच में कुछ सवाल भी बचे हुए हैं, उनको भी ले लेते हैं। यूट्यूब से हमारे एक दर्शक हैं अमित, उनका सवाल लेते हैं। IRFC में खरीदारी इन्होंने की हुई है, 200 शेयर हैं और बाइंग रेट जो है वो 62 का इनका है। बताइए राजेश जी क्या करना चाहिए? IRFC में 62 रुपीज़ की इनकी बाइंग है।
देखिए ओवरऑल काफ़ी अच्छी लेवल की बाइंग है एंड अगर आप ऐसे मार्केट्स में भी देखें तो अच्छे खासे प्रॉफिट में है। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर दिखाई दे रहे हैं, तो फिलहाल आपके लिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड रखने की सलाह रहेगी, क्योंकि काउंटर के लिए कहीं ना कहीं 100 और 105 के आसपास एक जो है बेस फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। पास्ट में भी इन लेवल से है, स्टॉक में बाउंस देखने को मिल रहा है, तो फिलहाल के लिए होल्ड की सलाह होगी। बट हायर लेवल्स पे एक बार 125 टू 130 जोन आता है, तो वहां पे चार्ट्स को रीचेक करना होगा, क्योंकि स्टॉक जो है अपने 200 डीएमए के ऊपर क्रॉस नहीं कर पा रहे। तो 125 130 ये इसका 200 डीएमए है, वहां पे आता है तो एक बार पोजीशंस को लाइट कर सकते हैं, पार्शियल बुक कर सकते हैं, या फिर चार्ट्स को वहां पे रीचेक कर सकते हैं। ये थी राय IRFC पर। चलते हैं अपने अगले स्टॉक की तरफ। सत्या ने हमें जो क्वेरीज भेजी हैं, कई सारे स्टॉक्स पर इनकी क्वेरी है। टाटा टेक्नोलॉजी से शुरू करते हैं। इनके पास 38 शेयर्स है, 721 इनका बाइंग प्राइस है टाटा टेक्नोलॉजी का। अमारा राजा बैटरीज 26 शेयर्स और 1080 इनका बाइंग प्राइस है। PFC 40 शेयर और 410 रुपए इनका बाइंग प्राइस है। और एक्साइड इंडस्ट्रीज 68 शेयर्स और 417 जो है इनका प्राइस है। NTPC भी है इनके पास 50 शेयर 362 रुपए का जो है इनका प्राइस है। राजेश, क्या राय रहेगी इनकी? काफी सारे शेयर्स हैं इनके पास, टाटा टेक्नोलॉजी, अमारा राजा बैटरीज, PFC, एक्साइड इंडस्ट्री और NTPC। अक्रॉस द बोर्ड सेक्टर्स जो है इनके पास स्टॉक्स है, तो क्या करना चाहिए इन्हें? किसी स्टॉक पर एग्जिट की राय या कोई ऑल्टरनेट जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे? जी देखिए ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट्स में ही एक सेलिंग देखने को मिल रहा है, तो जितने भी काउंटर्स अगर आप देखें तो फिलहाल शॉर्ट टर्म में अंडर प्रेशर है। डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक काफ़ी क्वालिटी नेम्स है, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से डेफिनेटली होल्ड रख सकते हैं, बट शॉर्ट टर्म के नज़रिए से थोड़ा सा पेन देखने को मिल सकता है। अगर आप टाटा टेक्नो को देखें, स्टॉक जो है एक रेंज में ट्रेड कर रहा था और आज एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है, तो पॉसिबली शॉर्ट टर्म के हिसाब से स्टॉक जो है वापस नीचे में 600 के लेवल जो है वो रीटेस्ट कर सकता है। तो शॉर्ट टर्म के नज़रिए से डेफिनेटली ट्रेंड नेगेटिव है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से 600 के आसपास स्टॉक के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। दूसरा जो काउंटर इन्होंने पूछा है वो है एक्साइड इंडस्ट्रीज। एक्साइड इंडस्ट्रीज का अगर आप चार्ट देखें तो ये भी एक अंडर प्रेशर में रहा है काउंटर। अभी भी अगर आप देखें तो कोई मेजर बाइंग देखने को नहीं मिल रही है, हायर लेवल्स पे सेलिंग है, तो फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म में नजरिया नेगेटिव रहेगा। इसका जो सपोर्ट है लास्ट वीक हमने देखा था बाउंस अराउंड 360 के जोन में, तो 360 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बिल्कुल। मैं रोकना चाहूंगा आपको राजेश जी इस वक्त।